हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। खास खास तबसरों में आज भी ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग को ही लेकर के ज़्यादातर चर्चाएं हैं। अखबारात लिखते हैं कि अब ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग को लेकर के कोई तस्वीर बदलती नज़र नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटे में हुए घमासान युद्ध में 25 लोग ईरान के मारे गए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15 सूत्रीय तजवीज़ रखी थी समझौते को लेकर के ईरान से, तो ईरान ने न उसे सिर्फ खारिज किया है, बल्कि ईरान ने कहा है कि हमें परमानेंट समझौता चाहिए, अस्थाई समझौता चाहिए, जिसमें ये गारंटी हो कि आइंदा जो है ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। जब तक ये गारंटी नहीं मिलेगी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद से एकदम से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं और उन्होंने ईरान को दुष्ट मुल्क बताते हुए, दुष्ट देश बताते हुए कहा है कि हो सकता है कि एक ही रात में मैं इसका सफाया करूं। तो इस तरह से एक बार फिर उन्होंने बड़ी धमकी दे डाली है और कहा है कि ईरान जो है मेरी बात मान नहीं रहा है, मुझे लगता है कि मुझे एक ही रात में इसका सफाया करना पड़ेगा। अब वो कौन किस हमले की बात कर रहे हैं? अभी पिछले दिनों उन्होंने अपने हमले को टालने के लिए कुछ मुद्दत बताई थी कि हम अभी 10 दिन 15 दिन हमला नहीं करेंगे। पहले 5 दिन कही थी, फिर उस मुद्दत को बढ़ा दिया था 10 दिन और के लिए। अब वो भी मुद्दत ख़त्म होने वाली है, इसलिए ट्रंप ने की कोशिश थी कि समझौता ईरान कर ले, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक कोई अस्थाई हल नहीं निकलेगा कोई समझौते की बात नहीं होगी। और अब ट्रंप ने फिर अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए ईरान पर बड़े हमले की का इशारा दिया है, जिसमें उन्होंने ये कह डाला है कि मैं एक ही रात में इसका सफाया कर दूंगा। बहरहाल अब इससे ये लगता है कि अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ कोई बड़ा हमला करने की तैयारी में है, और जिसको लेकर के ईरान भी जो है जवाबी कार्रवाई में जुटा हुआ है। ट्रंप ने ईरान में हमले की बात कह करके पूरे देश को हैरत में डाल दिया है कि जहां ये अभी तक समझौते की बात कर रहे थे, वो अचानक कहां से बड़े हमले की बात पर उतारू हो गए। लेकिन बहरहाल ट्रंप को लेकर के ये कहा जाता है कि वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं। दरअसल इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं। उनकी उम्र जो है 80 साल हो चुकी है, और वो अब उस उम्र में आदमी क्या सोचता है, क्या भूल जाता है, कब क्या कहा था, उसे कितनी देर याद रहता है। तो अब लोग इसका भी मजाक उड़ाने लगे हैं, कहने लगे हैं इस उम्र में आदमी जो है सही ढंग से सोचता ही नहीं है। तो अब अमेरिका के का भविष्य जो है ऐसे आदमी के हाथ में है जो कब क्या करेगा इस बात को कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल युद्ध जारी है और इस जंग के खात्मे की कोई आसार नजर नहीं आ रहा। और उधर देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के हटाए जाने की मांग को लेकर के जो तमाम विपक्षी दलों ने एक प्रस्ताव उन्हें हटाए जाने का लोकसभा और राज्यसभा में दिया था, उसे नामंजूर कर दिया गया है। इस तरह से अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अपने पद पर बने रहेंगे और वो काम कर रहे हैं। 5 राज्यों में इलेक्शन होना है और वो पूरी अपने तेवर से काम कर रहे, तब भी कर रहे थे, लेकिन बीच में चूंकि प्रस्ताव आया था तो थोड़े ढीले पड़ गए थे। लेकिन अब इस नामंजूरी के बाद तो ये लगता है कि वो और उनका सख्त रुख आएगा। वैसे भी जैसे ही प्रस्ताव पेश हुआ था तो उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए सबसे ज्यादा बड़ा कदम पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के उठाया था, जहाँ पर अचानक बड़े बड़े अफसरों को हटा दिया था, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और इस तरीके से और भी कई ऐसे अफसरान थे जो इलेक्शन पर अपना काफी असर रखते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराना है और इस प्रक्रिया को, इस पूरे इंतजाम को चलाने के लिए ये कदम उठाया जाना था। तो उन्होंने और भी बहुत से लोगों को हटाया बाद में। लेकिन अब ये कि उनके खिलाफ जो प्रस्ताव आया था वो सिर्फ इसलिए आया था, जो एसआईआर हो रहा था, गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा था वोटर लिस्ट का, उसको लेकर के शिकायत आई थी कि कितने लोगों का नाम हटा दिया गया है, कितने लोगों का जोड़ दिया गया है। और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर इनको पेश भी किया था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, वो विपक्ष की किसी बात को नहीं सुनते और वही काम करते हैं जो भाजपा चाहती है। तो इस तरह के आरोप भी उन पर लगे थे। बहरहाल भाजपा की सरकार है, उसकी सरकार में उनके नियुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाए जाने की प्रस्ताव को लेकर के सरकार में ये जरूर खलबली थोड़ी दिन मची थी, लेकिन चूंकि अब वो सत्ता में इतने ज्यादा वोट पड़ते हैं कि इनको हटवाना मुश्किल था। पहले भी मैंने इतनी खबर में ये पढ़ा था कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रस्ताव आया जरूर है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर को लोग नहीं हटा पाए तो उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो भी नहीं हट पाए, अपनी जगह बने हैं। तो ज्ञानेश कुमार भी अपने पद पर बने ही रहेंगे और वो कल सोमवार को
इस बारे में दोनों सदनों ने फैसला ले लिया कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है वो जायज नहीं है। उस पर वोटिंग हुई जिसमें विपक्ष को कम मिले और उनके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े तो उनको जो है इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है। ये जानकारी दोनों सदनों के सचिवालय की तरफ से जारी कर दी गई। इसके अलावा विपक्ष के ने अब जो इल्जाम लगा रखा है कि पहले ही से कि जो इलेक्शन हो गए 5 राज्यों में या पूरे देश में आइंदा भी जो इलेक्शन होंगे तो ज्ञानेश कुमार जैसी अगर पॉलिसी चली तो फिर भाजपा ही भाजपा नजर आएगी और विपक्ष को उस तरीके से चुनाव में लाभ नहीं मिलेगा जो वो अपने तरीके से सोचते। बहरहाल आइंदा इलेक्शन में 5 राज्यों के होने के बाद क्या रिजल्ट आता है। चुनाव के दौरान अभी भी हिंसा और पैसा बरामद होना ये सब कार्यक्रम चल रहा है। सब कई जगह पर करोड़ों रुपए बरामद हुए वोटर्स को पैसा बांटने के लिए। और कई कल एक जगह पर असम में या कहाँ पर उसको पीट पीट के मार डाला है भाजपा के कार्यकर्ता। तो अब देखिए कि चुनाव आयोग का क्या रुख होता रहता है और कैसे वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं या फिर वो उसी अंदाज में काम करते रहेंगे जिसके खिलाफ लोगों ने एकजुट होकर के विपक्ष ने जो शिकायत करने पर कदम मजबूर होना पड़ा था। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के यौम तासीस यानी स्थापना दिवस पर अपने पार्टी के को संबोधित किया और पार्टी के कार्यों की काफी सराहना करते हुए इसको और गति देने की बात कही है। ये इस सभा को उन्होंने डिजिटल तौर पर संबोधित किया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि कॉमन सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा का एक खास एजेंडा है जिसे जारी होना है और ये किया जाएगा। इस पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है और आने वाले दिनों में इस पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। ये मूर्त रूप ले लेगा। कॉमन सिविल कोड को लेकर जरूर ये बात कही कि इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है, काफी कुछ कर लिया गया है, इसे अभी लागू करना है। तो इस पर वो बहुत पार्टी मेरी सरकार ने कहा, इन्होंने प्रधानमंत्री ने कि मेरी सरकार जो है इस पर संजीदगी से गौर कर रही है और जल्दी ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा असम में चुनावी सभा में भी पीएम ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस ने जो है वो कार्य किए हैं जिसको गिनाया जाए तो सीधे सीधे देशद्रोही के सारे कारनामे सामने आने लगते हैं। उन्होंने कहा जब भारत देश जो है पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा था तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऐसी बातें बोल रहे थे जो पाकिस्तान के हक में जाती थी। तो उन्होंने इल्जाम लगाया राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कांग्रेस को लेकर के कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा से ऐसी रही हैं जिससे देश को खतरा रहा है। बहरहाल अब उनकी बात में कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है। राहुल गांधी ने भी सभा में इसी तरीके से भारतीय जनता पर तमाम आरोप लगाए हैं। और इसके अलावा असम में ही एक चुनावी सभा में कांग्रेस लीडर खड़गे ने इस बात पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी असम में घुसपैठियों को हटाने के नाम पर ड्रामा कर रही है। वह सिर्फ बोलती है, किसी भी घुसपैठियों को आज तक वापस नहीं लौटाया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बना करके सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है और मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए ये सब कदम उठाया जाता है। तो खड़गे ने कहा कि असम से घुसपैठियों को निकालना है तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह को चाहिए कि वो इस दिशा में कारगर कदम उठाएं और जो भी घुसपैठी हैं उन्हें उनके देश में लौटा दें। बहरहाल अब इस बात में कहाँ तक जो है सच्चाई है कहाँ तक नहीं है, लेकिन अमित शाह ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि असम जो है पूरी तरह घुसपैठियों से मुक्त हो गया है और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ दी। इसी के साथ दिल्ली विधानसभा से एक बड़ी खबर है कि जहाँ पर एक वाहन बैरियर तोड़ करके विधानसभा गेट के भीतर घुस गया और कार में सवार व्यक्ति ने जाकर के विधानसभा अध्यक्ष की कार के पास अपनी कार रोकी और वहां गुलदस्ता रख करके उसी रास्ते से भाग खड़ा। बहरहाल इस घटना के बाद वहां पर सनसनी फैल गई और लोग घबरा गए कि अचानक ये कैसे हुआ है। लेकिन बहरहाल इस सुरक्षा चूक को लेकर के काफी आलोचना की जा रही है और वहाँ की सरकार चूंकि अब भाजपा के हाथ में है, पहले आप पार्टी की सरकार थी, भाजपा की सरकार है, तो ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी की सरकार होती तो शायद ये कहा जाता है कि देश के लिए खतरा ये भी पार्टी है। लेकिन चूंकि भाजपा की सरकार में ये हुआ है तो उस पर ज्यादा हंगामा नहीं हुआ है और सिर्फ जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या हुआ है। सदिग्ध लोगों से पूछा जा रहा है और पता कराया जा रहा है कि कार पर कौन सवार था और कैसे आया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये घटना 2003 की है जिसमें राम अवतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के सारे सबूत अमित जोगी के खिलाफ सामने आए थे जिसमें उन्हें कोर्ट में मुकदमा चला करके उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।
इसके अलावा दुर्लभ प्रजाति के तोते भी बरामद होने का मामला आया है। बागपत पुलिस ने दावा किया है कि उसने सहारनपुर दिल्ली हाईवे पर एक वाहन पर लदे 170 दुर्लभ प्रजाति के तोते बरामद किए। बताया जा रहा है कि तस्कर इनको ले जा रहे थे। उनकी गाड़ी में प्लास्टिक के डिब्बे में ये सारे तोते रखे गए थे और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है ये तीनों तस्कर हैं और तस्करी करते हैं पक्षियों की, और इन्होंने तोते जो पकड़े हैं वो सब बड़े दुर्लभ प्रजाति के हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इनके 2 साथी फरार हो गए जिनकी तलाश की जा रही है। बहरहाल अब पुलिस जो है आगे और हो सकता है कि कुछ पक्षी बरामद करे, ऐसा पुलिस का दावा है कि इनसे बातचीत पर कुछ और भी पता लगेगा कि किन किन पक्षियों की और ये लोग तस्करी करते हैं और कहाँ कहाँ इनके ठिकाने। इसके अलावा तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में एक बाप बेटे की मौत के मामले में 9 पुलिस अहलकारों को मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि ये तमिलनाडु हाई कोर्ट में ये इस मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुर्लभ मामला है, इसमें इतना जुल्म किया गया था बाप बेटे पर कि उनकी मौत हो गई पुलिस हिरासत में। तो इसमें 9 पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया है जिनको अब उम्र कैद की सजा सुनाई। और इस सिलसिले में पुलिस ने और भी कई लोगों को जो वो थे उनके संदिग्ध होने पे जिन पर फर्जी तरीके से रिपोर्ट में शामिल था उनको बरी कर दिया है। तो इस तरीके से कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाते हुए 9 पुलिस एहलकारों को सजा दी है, जिससे अब बाकी जगहों पर पुलिस हिरासत के मामले में इस तरह के वाकयात पर शायद रोक लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा पुलिस जो है तमाम सजा होने के बाद भी कहीं न कहीं अपने इस काम को जारी रखती है। उसमें जो है पुलिस के रुख में कोई तब्दीली नहीं आती, वो उसी तरह जुल्म ज्यादती करती है जिस तरीके से पुलिस ने इसे भी एक नायाब मामला बताया कि ऐसे जुल्म ऐसे उससे कष्ट से इसमें सताया गया, प्रताड़ित किया गया कि बाप बेटे की मौत। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, फिर होंगे रूबरू नए तबसरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।